क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाइए, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा, हे बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान और दुखी रहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में अभी से इतना दुख है, तो फिर जब मेरी जिंदगी अभी बाकी है, क्या इन दुखों में और बढ़ोतरी ही होगी या फिर इनसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? यह सुनकर बुद्ध कहते हैं, कहाँ हैं तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर वह युवक कहता है, हे बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर हैं, मेरे भीतर हैं, वो आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर बुद्ध उसी वक्त उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक कहता है, हाँ बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख रहा हूं। तब बुद्ध ने पूछा, दुखों का मूल क्या है? बुद्ध और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहां आता है। वह भिक्षु तथागत बुद्ध के कान में कुछ कहता है। इसके बाद बुद्ध उसी वक्त कहते हैं, चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूं। वहां तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वह युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया और बुद्ध उस आदमी के पास उसकी चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है, हे बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूं। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया, हे बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं और सोचता हूं, वह भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी उस समय। मेरा मन कितना खुला हुआ था। मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे, उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे, तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो? तुम दूसरों से पीछे क्यों रहते हो? ये सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे, क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, बहुत निराशा मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस की बेटी से मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्षपूर्ण थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल बसी। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते थे, पिताजी, माताजी अब नहीं रही, जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपनी प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुख होता था।
इसके बाद मैंने कहा, हे बुद्ध, जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है। जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे। और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसी ध्यान की प्रणालियां बताते हैं जिनसे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानियों को दूर कर लूं, उसके बाद ध्यान में अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाया। धीरे धीरे वक्त भी बीतता गया और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूं, यह मैं जानता हूं, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं? मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई चिंता नहीं रहती, वह आजाद होता है। उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। और इसीलिए अक्सर इंसान या तो भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूं और उसके बाद सत्य की खोज करूंगा, उसके बाद ध्यान करूंगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता। भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजना बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है, चलता ही रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उसी वक्त समझ लेते, मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर यह बात उसी वक्त तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, बुद्ध, यह तो मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं। मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूं। क्या मैं अभी परिपूर्णता के साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? यह सुनकर बुद्ध ने उस आदमी को बहुत सहजता से सहलाते हुए कहा, अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है और वह सूत्र यह है कि बात तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि मैंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में मैंने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और यह भाव पैदा करो, जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव, इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली जाएंगे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वे आगे चलकर दूसरे जन्मों में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता।
इसके बाद बहुत देर तक मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद बुद्ध ने उस नौजवान युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले? और अगर मिले तो क्या जवाब मिले? सभी को बताओ। उस युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूं कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है। और अगर हम इसी चक्कर में फंसे रह जाएंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे, पर इसके साथ साथ हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन बुद्ध, मेरे मन में अब भी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूं, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है? बुद्ध ने कहा, ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी हैं, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी हैं। अगर तुम किसी भी काम को पूरी उपस्थित के साथ, पूरे एकाग्र भाव से अपने आप को पूरा इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान में ही होते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूं जिसके जरिए तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, किस कोने से टकरा रही है, सिर्फ तुम उसके साक्षी भर हो जाओ। सिर्फ उसे देखते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खाना खा रहे हो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। और यह करते वक्त तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा कि तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और तुम्हारा ध्यान फिर से सांसों पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे तो तुम पाओगे कि विचार विलीन होने लगे हैं। तुम्हारे अंदर बस एक खाली मैदान बचा हुआ है। सारे सवाल जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा, सांसें जो होती हैं वो वर्तमान में चलती हैं, ना ही वह भविष्य में चलती हैं, ना ही अतीत में चलती हैं। वो वर्तमान होती हैं, वही वर्तमान स्थिति होती है। और जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो वो वर्तमान में चल रही होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे, कदम दर कदम, तुम्हें ध्यान का खुद ही एहसास होने लगेगा। फिर तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा पूरा चित्त लगा होगा। तो शुरुआत वहीं से करो जहां पर तुम हो। यहीं से, अभी से अपनी सांसों को पकड़ना शुरू कर दो। अगर तुम हर वक्त एक अजीब सी उदासी महसूस करते हो, अगर तुम लोगों के बीच रहकर भी अकेले हो, अगर तुम्हारा मन बिना किसी वजह के भारी रहता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपे उस बोझ को पहचानो जो सालों से तुम्हें धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा है। उदासी को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि ये एक भाव नहीं, एक संकेत है कि तुम्हारी आत्मा कुछ कह रही है। सुनो उसे, समझो खुद को। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी उदासी आती है, लेकिन जब ये भाव स्थायी हो जाए, हर सुबह को भारी बना दे, हर रात को अकेला कर दे, तो वो एक संकेत है कि कुछ गहरा ठीक नहीं है। उदासी का कारण हमेशा कोई बड़ी घटना नहीं होती। कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इकट्ठा होकर मन पर भार बन जाती हैं। अधूरी इच्छाएं, न पूरी हो सकी उम्मीदें, दूसरों की तुलना, अंदर दबा हुआ गुस्सा या आत्मघृणा, और सबसे ज्यादा खुद को न समझ पाना। उदासी तब स्थायी बनती है जब हम अपने ही मन से दूर हो जाते हैं, जब हम हर दिन सिर्फ जरूरतें पूरी करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने दिल की जरूरतें अनसुनी कर देते हैं। सबसे जरूरी बात यह है, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग तुम्हारी ही तरह मुस्कुराते चेहरों के पीछे रोते हैं, पर कोई बोलता नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि मैं ही टूटा हुआ हूं, बाकी सब तो खुश हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। दुनिया में दुख साझा नहीं किया जाता, उसे छुपाया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उदासी इंसान होने का हिस्सा है। अगर तुम उदासी को महसूस कर पा रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा दिल अब भी जिंदा है, अब भी संवेदनशील है। हर समय उदास रहने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा सोचते हैं, सबसे गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन खुद से सबसे ज्यादा कटे होते हैं। तुम खुद से कब आखिरी बार बात कर पाए? कब अपनी थकान को स्वीकार किया? कब अपने मन को सुना? उदासी को खत्म करने का पहला कदम है अपने मन की स्वीकार्यता। खुद से कहो, हाँ मैं उदास हूं, लेकिन ये मेरी पहचान नहीं है।
मैं इससे बाहर आ सकता हूं क्योंकि मैं सिर्फ भावनाओं का ढांचा नहीं हूं, मैं चेतना हूं, मैं प्रकाश हूं। हम रोज अपने चेहरे को साफ करते हैं, कपड़े बदलते हैं, घर साफ करते हैं, लेकिन मन को कभी सोचा है कि मन को भी रोज खाली करने की जरूरत है? हर दिन थोड़ी देर चुप रहो, कोई बात मत करो, कोई स्क्रीन मत देखो, बस आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान दो। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे भीतर जमी सालों की भावनात्मक धूल को साफ करने लगता है और यही मन की सफाई है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद को दो। शांति से बैठो, श्वास को महसूस करो, विचार आए तो बस उन्हें बहने दो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारी उदासी कमजोर होने लगेगी। हर समय उदासी का एक बड़ा कारण है खुद से असंतोष। हम जैसे हैं उससे खुश नहीं हैं। हम और सुंदर होना चाहते हैं और सफल और पसंद किए जाने वाले। पर सच ये है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। तुम्हारा मूल्य किसी उपलब्धि से तय नहीं होता। तुम सिर्फ इसलिए कीमती हो क्योंकि तुम हो। तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारा दिल, तुम्हारे अनुभव सब अनोखे हैं। जब तुम खुद को स्वीकारना शुरू करोगे तब जीवन तुम्हारे भीतर रोशनी भरना शुरू करेगा। अब कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली कदम जो हर दिन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। 1, सुबह उठते ही खुद को धन्यवाद दो। मैं जिंदा हूं, ये बहुत है। 2, हर दिन थोड़ा प्रकृति से जुड़ो। सूरज की रोशनी, पेड़ों की हवा, जमीन का स्पर्श, ये सब तुम्हारा इलाज है। 3, एक डायरी रखो, अपनी भावनाएं लिखो। शब्दों से मन हल्का होता है। 4, अपनी भावनाओं को दबाओ मत। रोना आ रहा है, रो लो, ये कमजोरी नहीं, ताकत है। 5, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, भले ही छोटा हो। किताब पढ़ना, संगीत सुनना, आर्ट बनाना। 6, किसी से बात करो। जरूरी नहीं कि वो सब समझे, पर सुनना ही बहुत होता है। उदासी को खत्म करना कोई एक दिन की बात नहीं, ये एक प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा हल्का होना, हर दिन थोड़ा और अपने पास आना। याद रखो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम थके हुए हो, तुम टूटी नहीं हो, बस रुकी हुई हो। अब चलने का समय है। हर वक्त उदास रहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जीवन बेकार है, बल्कि इसका मतलब है तुम्हारा मन और आत्मा अब तुम्हें आवाज दे रहे हैं। अब समय है, जागो और खुद की ओर लौटो। तो अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हों तो एक बात खुद से जरूर कहो, मैं खुद से दूर नहीं रहूंगा। अब मैं हर दिन थोड़ा और खुद को समझूंगा और मैं इस उदासी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अंत में अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। अगर तुम रोशनी को आमंत्रण दो तो वो जरूर आएगी। अगर आप हर समय चिंता में रहते हैं, अगर दिमाग कभी शांत नहीं होता, अगर सोते समय भी सोचें आपको सोने नहीं देती, तो ये स्क्रिप्ट सिर्फ आपके लिए है। चिंता, ये वो मानसिक जहर है जो धीरे धीरे हमारे विचारों को, भावनाओं को और शरीर को खा जाता है। चिंता किसी बीमारी से कम नहीं है, लेकिन इसका इलाज है। इस दुनिया में करोड़ों लोग हर समय चिंता में जी रहे हैं। कुछ को अपने भविष्य की चिंता है, कुछ को पैसे की, कुछ को रिश्तों की, कुछ को इस बात की चिंता है कि कहीं वो दूसरों से पीछे न रह जाएं। और यही समस्या है, हमारा मन हमेशा या तो भविष्य में भागता है या अतीत में अटका रहता है, वर्तमान में रहना भूल गया है। सबसे पहला उपाय यही है, अपने मन को वर्तमान में लाओ। जब भी चिंता सिर उठाए, एक काम करना शुरू करो, अपनी सांसों को देखो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है। आपका मन मशीन नहीं है जिसे बंद कर दिया जाए, पर जब आप ध्यानपूर्वक सांस लेते हो तो आप अपने विचारों को धीमा कर देते हो, और जहां विचार धीमे होते हैं वहीं चिंता की जड़ें भी कमजोर पड़ती हैं। दूसरी बात, हर चिंता सच्ची नहीं होती। आपका दिमाग हर दिन हजारों विचार बनाता है, लेकिन हर विचार सच नहीं होता। अगर आपका मन कहे तू फेल हो जाएगा, तेरे साथ कुछ बुरा होगा, कोई तुझसे खुश नहीं है, तो रुक कर खुद से एक सवाल करो, क्या ये सच्चाई है या सिर्फ डर है? 99% चिंता सिर्फ कल्पना है। हम ऐसा कुछ सोचकर घबरा जाते हैं जो शायद कभी होगा ही नहीं। हर बार जब मन में चिंता उठे, उसे डरने की जगह उसे देखो, उसे पकड़ो और कहो, ठीक है, तू आया है, मैं तुझे देख रहा हूं, लेकिन मैं तुझसे डरूंगा नहीं। यही नजरिया धीरे धीरे चिंता की ताकत को खत्म करता है। तीसरी बात, चिंता का मुकाबला खाली बैठकर मत करो। जब हम अकेले और निष्क्रिय होते हैं तो चिंता बहुत तेजी से हमला करती है। इसलिए कुछ रचनात्मक करो, चलो, टहलो, साफ सफाई करो, कुछ लिखो, या जो भी काम तुम कर सकते हो
उसमें लग जाओ। जब शरीर सक्रिय होता है तो दिमाग को भी राहत मिलती है। चिंता तब बढ़ती है जब मन खाली होता है। एक व्यस्त मन चिंता को जगह नहीं देता। अब एक और गहरी बात समझो, हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और चिंता वहीं सबसे ज्यादा होती है जहां हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे बस में नहीं है। मौसम, लोग, भविष्य, बीमारी, मृत्यु, ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, पर हम इन्हें लेकर सोचते रहते हैं, घबराते रहते हैं और खुद को थकाते रहते हैं। समझ लो, जो तुम्हारे हाथ में है बस वही तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाकी सब ईश्वर या प्रकृति के हाथ में है। जो होगा देखा जाएगा, ये नकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि ये सच्चाई स्वीकार करने का साहस है। एक और उपाय है, अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाओ। हर समय चिंता करने वाले लोग अक्सर एक अनियंत्रित जीवन जी रहे होते हैं। नींद ठीक नहीं, खान पान अनियमित, स्क्रीन टाइम ज्यादा और ब्रेक न लेना। इससे शरीर भी कमजोर होता है और मन भी। चिंता को कम करना है तो दिन का एक रूटीन बनाओ। सुबह जल्दी उठो, 20 मिनट किसी भी रूप में शरीर को हिलाओ। वॉक, योगा, स्ट्रेचिंग, कुछ देर ध्यान लगाओ या सांस पर ध्यान दो। अच्छी नींद लो। मोबाइल से थोड़ा समय निकालो। जरूरत से ज्यादा समाचार मत देखो। इन साधारण आदतों का असर गहरा होता है। अब बात करते हैं लिखने की शक्ति की। चिंता जब मन में रहती है तो वह भ्रम बन जाती है, लेकिन जब तुम अपनी चिंता को लिख लेते हो तो वह साफ दिखने लगती है। वह अब एक कागज पर है, एक विचार न कि एक राक्षस। हर बार जब चिंता हो तो उसे डायरी में लिखो। पूछो, मैं क्यों डर रहा हूं? इसका सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है? अगर वो हुआ भी तो मैं क्या कर सकता हूं? लिखने से डर छोटा पड़ता है और तुम्हारा आत्मबल बड़ा होता है। अब एक भावनात्मक बात, खुद को माफ करो। कई बार हम बार बार उसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं जो हम कर चुके हैं। किसी से कुछ गलत कह दिया, कोई गलती हो गई, कुछ खो गया। लेकिन जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तुमने जो किया उस समय तुम्हें जितना समझ था उतना ही कर पाए। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन चिंता तब बनती है जब हम खुद को माफ नहीं करते। इसलिए खुद से कहो, मैं इंसान हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं खुद को दोबारा मौका दूंगा। ये आत्म स्वीकृति चिंता को पिघलाना शुरू कर देती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपने दिमाग को रोज शांत करने की आदत डालो। जैसे तुम रोज खाना खाते हो, वैसे ही हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद को शांत करने का अभ्यास करो। ये ध्यान हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, या बस आंखें बंद करके मौन में बैठना हो सकता है। जब तुम रोज कुछ देर दिमाग को थामते हो तो धीरे धीरे वो तुम्हारा सेवक बनता है, मालिक नहीं। अब अंत की ओर एक जरूरी बात, अपने विचारों से दोस्ती करो, लेकिन गुलामी मत करो। तुम विचार नहीं हो, तुम चिंता नहीं हो, तुम वो जागरूकता हो जो सब कुछ देख रही है। जब तुम अपने विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हो तो वे धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देते हैं, और तब तुम समझते हो शांति कोई मंजिल नहीं है, वो तुम्हारे भीतर पहले से है। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें बस खुद से जुड़ना है। तो आज से एक वादा खुद से करो, मैं हर दिन थोड़ा और शांत रहूंगा और सोचूंगा, थोड़ा कम डरूंगा। मैं चिंता को अपनी आदत नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मेरा जीवन चिंता के लिए नहीं, चेतना के लिए बना है। और याद रखो, चिंता करने से भविष्य नहीं सुधरता, लेकिन वर्तमान जरूर बिगड़ता है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, मन भटक जाता है, काम का मन नहीं करता, और फिर दिन के अंत में पछतावा होता है कि आज भी खुद से हार गया। मन एक बंदर की तरह है जो हर पल उछलता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत के पछतावे में। आपके साथ भी होता है ना? आप कुछ करने बैठते हैं और अचानक मन कोई पुरानी बात याद दिला देता है, कोई दुख, कोई गलती, कोई डर, और फिर आप वहीं अटक जाते हैं। कुछ करते ही नहीं, आपका शरीर वहीं बैठा होता है, पर मन कहाँ होता है कोई नहीं जानता। अब जरा सोचिए, ये वही मन है जो आपको महान बना सकता है, अगर आप इसे समझ लें, इसे दिशा दे दें। क्योंकि मन खुद नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा। वह तो बस जिस चीज को आप बार बार दोहराते हो उसी को सच मान लेता है। अगर आप हर रोज खुद से कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगता,
मेरी किस्मत खराब है, तो मन वही दोहराएगा, वही परोसता रहेगा और आप उसी में डूबते जाओगे। पर अब वक्त आ गया है कि आप इस मन को पहचानो, इसका व्यवहार समझो, इसकी चालाकी पकड़ो और इसे खुद के अधीन करो। मनोविज्ञान कहता है हमारे 95% निर्णय हमारे अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यानी हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमें पता भी नहीं चलता और फिर भी वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यानी अगर आपने अपने मन को सही प्रशिक्षण नहीं दिया तो वह बिना आपकी मर्जी के आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी नहीं जाना चाहते थे। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर आपका मन ही नियंत्रण में नहीं है तो दुनिया का कोई लक्ष्य, कोई रिश्ता, कोई सफलता आपको संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि उस सब को जीने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है मन की स्थिरता। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, दिमाग की वायरिंग और फायरिंग, यानी आप जैसे सोचते हो वैसे ही आप बनने लगते हो। हर बार जब आप नकारात्मक सोचते हो, आपका दिमाग उसी सोच की आदत डाल लेता है और यही आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप वाकई अपने मन के मालिक हैं या फिर आपका मन ही आपको चला रहा है? यही है वह सवाल जो इस वीडियो की शुरुआत है, क्योंकि जब तक आप इस सवाल का जवाब खुद नहीं ढूंढोगे तब तक कोई बाहरी ज्ञान, कोई मोटिवेशन, कोई तरीका काम नहीं करेगा। इस वीडियो में हम आपके सामने वो रहस्य खोलने वाले हैं जिसके बाद आप जानोगे कि मन को जीतना क्या होता है और कैसे हर आम इंसान अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकता है। और याद रखिए, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है, एक युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है। लेकिन अगर आप इस युद्ध को समझ लें तो जीत पक्की है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से असली सफर शुरू होगा। इस सफर में हम जानेंगे मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां जो न केवल आपके विचारों को बदलेंगी बल्कि आपके जीवन की दिशा ही मोड़ सकती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अब जो आएगा वो सिर्फ जानकारी नहीं, जागृति है। पहली विधि, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है? अगर हां, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं वह कोई और नहीं, आप खुद हैं। और यही बातचीत आपके भविष्य की दिशा तय करती है। हमारा मन जो सोचता है वही हम बनते हैं। यह बात सिर्फ कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, यह विज्ञान भी कहता है और ब्रह्म ज्ञान भी। मन को कंट्रोल करने की पहली शक्तिशाली विधि है सकारात्मक आत्मवार्ता, यानी अपने आप से सकारात्मक बातें करना। यह कोई मामूली आदत नहीं, यह आपकी आत्मा से सीधा संवाद है। जब हम रोज खुद को नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को सच मानने लगता है। फिर वही बातें हमारी आदत बन जाती हैं, हमारी सोच बन जाती हैं और धीरे धीरे हमारा भविष्य भी वैसा ही बनने लगता है। मनोविज्ञान कहता है हमारा अवचेतन मन हर उस बात को रिकॉर्ड करता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। इसलिए अगर आप खुद से बार बार बोलते हैं मैं हार जाऊंगा, तो आपकी सोच हारने वाली बन जाएगी। और अगर आप खुद से रोज बोले मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा, सफलता की दिशा में। इस आत्मवार्ता का असर केवल आपके आत्मविश्वास पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह आपके शरीर की ऊर्जा, आपके फैसले और आपकी दृष्टि तक को प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। उनकी यह बात आज के विज्ञान से भी मेल खाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे न्यूरॉन्स को नए रास्ते बनाने पर मजबूर करती है। यानी जब आप बार बार खुद से अच्छा बोलते हैं तो आपका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। अब सवाल उठता है, यह सकारात्मक आत्मवार्ता करनी कैसे है? सबसे पहले हर सुबह उठते ही अपने आप से एक बात जरूर कहिए, मैं आज पहले से बेहतर हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके दिन की दिशा तय करते हैं। 2, जब भी कोई काम मुश्किल लगे तो खुद से यह मत कहो मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहो यह चुनौती है और मैं इसे सीखने का मौका मानता हूं। इस सोच से आपका डर छंटने लगता है। 3, अगर आप किसी गलती को लेकर खुद को कोसते हो
तो उसी समय खुद से कहो, मैं सीखने वाला हूं, गलती मेरी पहचान नहीं है। यह आत्म स्वीकृति आपके मन को बोझ से मुक्त करती है। दुनिया में कोई भी सफलता तब तक नहीं आती जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते, और यह विश्वास तब पैदा होता है जब आप खुद से बात करना शुरू करते हैं। जब आप एक लक्ष्य तय करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो आपका मन विकर्षणों को खुद ही ठुकराने लगता है। जैसे ही आपका ध्यान भटकता है, दिमाग आपको याद दिलाता है, हमारा लक्ष्य अभी अधूरा है, और यहीं से शुरू होता है मन पर नियंत्रण। अब सोचिए, एक मन जिसने खुद को एक दिशा में बांध लिया है, वह कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी जरूरी काम में पूरे मन से लगे होते हैं, तो आपको भूख, प्यास, थकावट कुछ भी महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ने आपके मन को पूर्ण रूप से फोकस्ड कर दिया है। यही शक्ति अगर हर दिन की आदत बन जाए, तो आपका जीवन वह रूप ले सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी सिर्फ सपनों में की थी। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन। और इन सब का इलाज है लक्ष्य। लक्ष्य तय कर लीजिए और फिर देखिए आपका मन कैसे स्वतः अनुशासित होने लगता है। वो हर चीज जो आपका समय बर्बाद कर रही है, वह बेकार लगने लगेगी। मन बार बार आपको खींचकर आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मन की दिशा बदलने की तकनीक है। अब जरा यह विचार कीजिए, अगर एक छोटा सा चुंबक लोहे की सुई को खींच सकता है, तो एक स्पष्ट और सशक्त लक्ष्य आपके मन को कितना खींच सकता है। मन जो अभी तक इधर उधर भागता फिर रहा था, वह धीरे धीरे उस चुंबक यानी लक्ष्य की ओर आकर्षित होने लगेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन अत्यंत चंचल है, लेकिन यदि उसे साध लिया जाए तो वह आपके सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना सकता है। इस साधना का पहला चरण था आत्मवार्ता और दूसरा लक्ष्य निर्धारण। ये दोनों विधियां मिलकर आपके मन को भीतर से पुनः प्रशिक्षित करती हैं। यह उसे एक नए रास्ते पर चलना सिखाती है, जहां दिशा है, उत्साह है और स्पष्टता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी बात माने, तो सबसे पहले आप उसे बताइए कि कहां जाना है। फिर देखिए कैसे वह रास्ता खुद बनाने लगता है। और यहीं से शुरू होती है वास्तविक आत्मशक्ति की यात्रा। तीसरी विधि, अनुशासन का अभ्यास। साधना की तीसरी विधि है अनुशासन। यह वह चरण है जहां व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को एक रेखा में लाता है। आत्मवार्ता ने उसे भीतर झांकना सिखाया, लक्ष्य निर्धारण ने उसे दिशा दी, और अब अनुशासन ही वह सेतु है जो उसे वहां तक पहुंचाता है जहां वह वास्तव में जाना चाहता है। अनुशासन एक ऐसा दीपक है जो तुम्हारे हर क्षण को प्रकाशित करता है। यह कोई बाहरी बंधन नहीं, बल्कि एक भीतरी अनुबंध है स्वयं के साथ, अपने आत्म स्वरूप के साथ। जब व्यक्ति अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन करता है, तब वह संसार से नहीं, अपने भीतर की कमजोरी से जीतता है। और यही असली विजय होती है। प्रत्येक सुबह जब तुम जागते हो, तो तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला जो तुम्हारे मन को भाता है, और दूसरा जो तुम्हारे आत्मा को ऊंचा उठाता है। अनुशासन वही कला है जो तुम्हें दूसरा रास्ता चुनने की शक्ति देती है। जब तुम्हारा मन कहता है रहने दो, कल कर लेंगे, तभी आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, नहीं, अभी करना ही होगा। इसी क्षण में साधक की परीक्षा होती है, और जो इस क्षण में अपने मन को पराजित कर देता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। अनुशासन का अभ्यास धीरे धीरे होता है। यह कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है। इसमें तुम गिरोगे, लड़खड़ाओगे, थकोगे, लेकिन हर बार उठकर फिर से चल पड़ोगे। यही अनुशासन है, हार मानने से इनकार करना और आत्मा की पुकार को हर हाल में सुनना। साधना तब सिद्ध होती है जब साधक हर दिन, हर पल, बिना किसी वाहवाही के अपने पथ पर चलता है। अनुशासन केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी होता है। यह तय करना कि कौन से विचारों को भीतर आने देना है और किन्हें द्वार से लौटा देना है। जब तुम अपने विचारों को अनुशासित करना सीख जाते हो, तब बाहर की दुनिया तुम्हें डरा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर की स्थिरता बाहर की हलचलों से बड़ी हो जाती है। तब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, उत्तर देते हो। तब तुम शोर में भी शांत रह सकते हो। साधना का यह चरण तुम्हारे समय के साथ भी गहरा संबंध बनाता है। अनुशासित व्यक्ति जानता है कि समय ही उसका सबसे बड़ा सहयोगी है। वह समय को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसे सजाता है, ध्यान से, सेवा से, साधना से। वह जानता है कि हर क्षण एक बीज है जो भविष्य के वृक्ष में बदल सकता है।
इसलिए वह हर क्षण को आदर देता है, जैसे कोई संत अपने मंत्र को देता है। इस साधना में तुम्हें अपने दिन की रूपरेखा बनानी होगी। यह तय करना होगा कि तुम कब जागोगे, क्या करोगे, किसके साथ समय बिताओगे और किससे दूरी बनाओगे। यह आत्म अनुशासन का आधार है। जब तुम अपने ही बनाए नियमों को निभाते हो तो भीतर एक शांति जन्म लेती है, और यह शांति धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को आलोकित कर देती है। पर इस राह में विकर्षण भी आएंगे। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें बाहर की चमक दमक की ओर खींचेगा। वह तुम्हें आसान रास्तों की ओर ले जाना चाहेगा, पर तुम्हें याद रखना होगा कि आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। वह रास्ता चुनो जो कठिन हो पर आत्मा को ऊंचा उठाए। अनुशासन उसी मार्ग पर चलने का संकल्प है, चाहे रास्ता कांटों से भरा हो। और जब थक जाओ, जब लगने लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब बस थोड़ा रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर उस पहले संकल्प को याद करना जिससे यह साधना शुरू हुई थी, फिर उसी ऊर्जा से फिर उठ जाना। अनुशासन कोई क्रूर नियम नहीं, वह तो आत्मा का सच्चा प्रेम है जो तुम्हें हर बार तुम्हारे श्रेष्ठ रूप की ओर खींचता है। यह विधि कहती है कि स्वयं से भागो मत, अपने आलस्य से लड़ो, अपने संदेहों को देखो और हर दिन खुद से एक वादा करो कि आज मैं अपने आत्मस्वरूप के थोड़ा और करीब जाऊंगा। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें एक नया स्वरूप देता है। तुम्हारा चेहरा शांत हो जाता है, वाणी में स्थिरता आ जाती है और चाल में आत्मविश्वास उतर आता है। जब तुम अनुशासित हो जाते हो तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। तब परिस्थितियां तुम्हें घसीटती नहीं, बल्कि तुम उन्हें दिशा देते हो। तब समय तुम्हें नहीं खींचता, बल्कि तुम समय को गति देते हो। तब हर दिन साधना का एक नया द्वार बन जाता है। इस तीसरे चरण का मर्म यही है, अपने भीतर वह संकल्प शक्ति जागृत करना जो हर असुविधा, हर थकावट और हर मोह को पार कर सके। यह विधि एक जीवन शैली है, एक तपस्या है, और जब यह पूरी तरह तुम्हारे जीवन में उतर जाती है तो तुम्हारा हर कार्य, हर शब्द और हर मौन साधना बन जाता है। अब जब तुमने आत्मवार्ता की रोशनी में अपने भीतर झांका है, जब लक्ष्य निर्धारण से तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो चुका है, तो अब समय है उस मार्ग पर डटे रहने का, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य सिर्फ कल्पना बनकर रह जाता है, और अनुशासन ही वह अग्नि है जो कल्पना को कर्म में और कर्म को सिद्धि में बदलती है। चौथी विधि, तप। इंद्रियों पर विजय साधना का यह चरण भीतर छिपे उस युद्ध की ओर ले जाता है जिसे बहुत कम लोग वास्तव में जीत पाते हैं। इंद्रियों पर विजय, यह वह तप है जिसमें व्यक्ति स्वयं को स्वयं से ही जीतने का संकल्प लेता है। यह कोई बाहर की लड़ाई नहीं, यह भीतर के आकर्षणों, वासनाओं, इच्छाओं और तृष्णाओं से जूझने का अभ्यास है। मनुष्य का शरीर 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। आंखें देखना चाहती हैं, जीभ स्वाद को खोजती है, कान मीठे शब्दों का लालच रखते हैं, त्वचा को आराम चाहिए और नाक सुगंध में लिप्त होना चाहती है। ये इंद्रियां ही वह द्वार हैं जिनसे संसार हमारे भीतर प्रवेश करता है। और इन द्वारों पर यदि कोई प्रहरी नहीं हो तो भीतर का सम्राट भी एक सेवक बन जाता है। इसीलिए तप आवश्यक है। तप का अर्थ केवल उपवास या कष्ट झेलना नहीं है। सच्चे अर्थों में तप वह चेतना है जो इन इंद्रियों को नियंत्रित करती है, बिना रिप्रेस किए, बिना भागे। यह एक सजग जीवन का अभ्यास है जिसमें हर अनुभव को देखकर भी, हर आकर्षण को जानकर भी हम उसके दास नहीं बनते। हम केवल देखते हैं, समझते हैं और वहीं रुक जाते हैं। यही इंद्रियों पर विजय है। जब व्यक्ति तप करता है तो वह केवल अपने शरीर को अनुशासित नहीं करता, बल्कि अपने मन को प्रशिक्षित करता है। और यह प्रशिक्षण सरल नहीं होता। मन बार बार कहेगा, थोड़ा और देख लो, थोड़ा सा स्वाद चख लो, इसमें क्या बुराई है। और यहीं पर साधक को अपने भीतर की अग्नि को जलाना होता है, वह अग्नि जो उसे तृप्ति के झूठे सुख से दूर रखे और आत्मा की वास्तविक शांति की ओर ले जाए। क्या आप भी हर बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं? रात में नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग बस चलता रहता है। छोटी छोटी बातें जिनका कोई मतलब नहीं, लेकिन मन उन्हें बार बार दोहराता है। किसी का जवाब ना देना, किसी की नजरें, कोई पुरानी बात, सब कुछ बार बार सामने आने लगता है। ये है ओवरथिंकिंग, जो नजर नहीं आता लेकिन अंदर से तोड़ देता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो ना सिर्फ आपके मन को छुएगी, बल्कि आपको बताएगी कि कैसे आप इस ओवरथिंकिंग से आजादी पा सकते हैं। कहानी है विकास की। एक साधारण इंसान, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह। विकास 27 साल का लड़का था। एक अच्छी नौकरी करता था, लेकिन मन से बेचैन था। हर बात पर सोचता रहता,
कहीं मैं गलत तो नहीं था? अगर वो मुझे गलत समझ गई तो? कहीं मैं सबके सामने शर्मिंदा तो नहीं हो जाऊंगा? हर दिन उसका दिमाग यही सब दोहराता। सड़क पर चलते हुए भी, लंच खाते हुए भी और यहां तक कि सोते हुए भी उसका शरीर थक जाता, लेकिन दिमाग कभी नहीं रुकता था। एक दिन ऑफिस में एक छोटी सी गलती हो गई। एक ईमेल गलत डिपार्टमेंट को चला गया। बॉस ने बस इतना कहा, ज्यादा ध्यान दिया करो। लेकिन विकास का मन यही सोचता रहा, अब मेरी इज्जत गई, सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। उस दिन से अगले 3 दिन तक वो ठीक से सो नहीं पाया। विकास का एक दोस्त था, अर्जुन। वो हमेशा शांत रहता, गहरी बातें करता। एक शाम विकास ने अर्जुन से पूछा, तू हमेशा इतना शांत कैसे रहता है यार? तुझे कोई चीज परेशान नहीं करती क्या? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, करती है, लेकिन मैं अब अपने मन से लड़ना छोड़ चुका हूं। मैंने समझ लिया है, मन एक छोटा बच्चा है जो हर बात को बड़ा बना देता है। लेकिन मैं उसका हाथ पकड़कर कहता हूं, चलो थोड़ी देर चुप बैठते हैं। विकास ने पहली बार सोचा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? अर्जुन ने विकास को कुछ सिंपल बातें सिखाई जो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। जब कोई विचार बार बार आए तो उसे ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। खुद से पूछो, क्या ये बात अभी सच में हो रही है? हर दिन 10 मिनट बैठो, बिना कुछ किए बस अपने मन को देखो। एक नोटबुक रखो और उसमें हर दिन लिखो कि दिमाग ने क्या बकवास की। खुद को ये याद दिलाओ, हर विचार जरूरी नहीं कि सच हो। श्वास पर ध्यान दो, जब सोच भागे तो सांस पकड़ो, वो तुम्हें वापस लाएगी। एक मांत्रा याद रखो, ये भी गुजर जाएगा। सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लो। ज्यादा जानने की चाह भी ओवरथिंकिंग बढ़ाती है। जब दिमाग दौड़े और तो चलो बाहर, पेड़, धूप, आकाश को देखो, वो तुम्हें ग्राउंड करेंगे। और सबसे जरूरी, खुद से उतना ही सवाल पूछो जितना उत्तर देने की क्षमता हो। कुछ ही हफ्तों में विकास को महसूस होने लगा, उसका दिमाग अब पहले जैसा नहीं दौड़ता। अब वो विचार आते हैं, लेकिन वो उन पर झपटता नहीं, वो बस देखता है और धीरे धीरे उन्हें जाने देता है। आज विकास पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन वो आजाद है, क्योंकि अब उसके पास एक तरीका है अपने मन से दोस्ती का। अगर इस कहानी में आपने खुद को देखा तो एक काम करो, आज रात 10 मिनट अपने मन के साथ अकेले बैठो। कुछ मत करना, कुछ मत सोचना, बस खुद को देखो। शायद वहीं से शुरुआत हो एक शांत मन की, एक स्थिर जीवन की और एक नई पहचान की। और याद रखो, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, ये एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है अगर तुम तैयार हो। क्या आप भी एक ही बात को बार बार सोचते हैं? क्या छोटी सी बात आपको घंटों परेशान कर देती है? क्या आपकी सोच आपके जीवन का सुख छीन रही है? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ओवरथिंकिंग यानी अतिविचार, वो मानसिक जाल जो दिखता तो मासूम है, लेकिन धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास, शांति और ऊर्जा को खत्म कर देता है। आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं 10 ऐसे गहरे और असरदार तरीके जो आपके ओवरथिंकिंग को रोक सकते हैं। न सिर्फ रोक सकते हैं, बल्कि आपको एक शांत, स्पष्ट और स्थिर जीवन की ओर ले जा सकते हैं। एक शरीर को व्यस्त रखो, दिमाग खुद शांत हो जाएगा। ओवरथिंकिंग एक धीमा झर है जो न शोर करता है, न खून बहाता है, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग बहुत सोच रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा शरीर बहुत कम कर रहा है। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो दिमाग फालतू विचारों से खेलना शुरू कर देता है। एक खाली मैदान में जैसे घास अपने आप उग जाती है, वैसे ही एक निष्क्रिय जीवन में ओवरथिंकिंग उगाती है। इसलिए पहला इलाज है, शरीर को व्यस्त रखो, क्योंकि जब हाथ कुछ कर रहे होते हैं तो दिमाग को आराम मिलता है। सुबह की ताजा हवा में चलना, एक तेज वर्कआउट या सीढ़ियां चढ़ना, ये सब न सिर्फ आपकी बॉडी को मूव करते हैं, बल्कि आपकी मेंटल एनर्जी को भी दिशा देते हैं। यह कोई फैंसी समाधान नहीं, बल्कि सबसे बुनियादी और सबसे प्रभावशाली उपाय है। आप देखिए, जैसे ही आप सक्रिय होते हैं, वैसे ही आपका दिमाग धीमा हो जाता है। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पौधों को पानी देना, ये छोटे काम छोटे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी है एक बड़ी शक्ति, प्रेजेंस। जब हम शरीर से कुछ कर रहे होते हैं, तब दिमाग अभी में होता है और अभी में कभी ओवरथिंकिंग नहीं होती। हर बार जब आपको लगे कि मन बेकाबू हो रहा है, तो कुछ ऐसा करें जो शरीर को हिलाए। वॉक, योगा, डांस या क्लीनिंग। ओवरथिंकिंग का सबसे अच्छा इलाज है थोड़ा पसीना। 2.
क्या यह अभी जरूरी है? खुद से यह सवाल पूछो। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है बिना पूछे सोचना। हम हर विचार को सच मान लेते हैं, हर चिंता को गंभीर समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग हर समय हमारी मदद नहीं कर रहा होता। कई बार वो बस पुरानी चिंता, फालतू डर या सामाजिक तुलना दोहरा रहा होता है। इसीलिए हर बार जब कोई विचार आपके दिमाग में दस्तक दे, तो एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह अभी सोचने लायक है? यह सवाल छोटा है, पर इसका असर गहरा है, क्योंकि इससे आप अपने विचारों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, न कि उनके गुलाम बन जाते हैं। मान लो आप किसी बीती हुई बात को लेकर परेशान हो, तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे अभी बदल सकता हूं? अगर नहीं, तो छोड़ दो, वरना वही सोच आपकी ऊर्जा चूस लेगी। मान लो आप भविष्य की किसी चिंता में फंसे हो, तो पूछो, क्या इस पर सोचकर अभी कोई हल निकल रहा है? अगर नहीं, तो उसे उस वक्त के लिए छोड़ दो जब वो जरूरी हो। हमारा दिमाग हर 10 सेकंड में एक नया डर गढ़ सकता है, लेकिन यह सवाल, क्या यह अभी जरूरी है, उस डर को वहीं रोक देता है। यह सवाल आपको चिंता से चेतना की ओर ले जाता है। यह सवाल आपको पैसिव थिंकर से अवेयर ऑब्जर्वर बनाता है। हर बार जब दिमाग भागे, बस ये सवाल थमा दो उसके सामने, ओवर थिंकिंग खुद रुक जाएगी। 3 लिख दो, सोचते मत रहो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा सोचूंगा तो हल निकाल लूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादा सोचने से हल नहीं निकलता, बल्कि हम उलझ जाते हैं। दिमाग में घूमती बातें अगर बाहर ना आए, तो वो धीरे धीरे एक मानसिक बोझ बन जाती हैं, और यही बोझ ही ओवर थिंकिंग का कारण बनता है। इसलिए तीसरा उपाय है, लिख दो, सोचते मत रहो। लिखना एक ऐसा साधन है जो मन के तूफान को कागज की सतह पर ले आता है। जैसे ही आप लिखते हो, आपका दिमाग हल्का होता है, क्योंकि अब उसे वो बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। इसे कहते हैं थॉट डंपिंग। हर दिन सुबह या रात को 5 मिनट निकालो। जो भी मन में है, डर, गुस्सा, उलझन, यादें, बिना सोचे समझे बस लिखते जाओ। लिखने में कोई नियम नहीं होता, कोई सही या गलत भाषा नहीं होती। यह आपकी आत्मा की आवाज होती है, सीधी, कच्ची, सच्ची। और जैसे ही आप उसे बाहर निकालते हैं, वैसे ही आपका अंदर साफ होता जाता है। लिखना मानसिक सफाई है। यह एक टूल है जो आपकी सोच को स्ट्रक्चर देता है, और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग कभी ओवर थिंकिंग नहीं बनती। अगर आप डेली जर्नलिंग की आदत डाल लें, तो आप खुद पाएंगे कि आपकी सोच स्पष्ट, शांत और स्थिर हो रही है। फिर परफेक्ट मत बनो, बस आगे बढ़ो। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण है परफेक्शनिज्म, यानी सब कुछ 100% सही चाहिए, हर फैसला बिल्कुल सटीक हो, हर काम फ्लॉलेस हो। लेकिन यही सोच हर काम को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। हम परफेक्ट वक्त का इंतजार करते रहते हैं, और वो वक्त कभी आता नहीं। इस बीच दिमाग दौड़ता रहता है, अगर ये गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, शायद थोड़ी और तैयारी कर लूं। इन्हीं सवालों की भीड़ में एक छोटा सा कदम भी पहाड़ लगने लगता है। फैसले टलते रहते हैं, काम अधूरे रह जाते हैं, और मन बेजार हो जाता है। सच्चाई यह है कि दुनिया में कुछ भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हर चीज में थोड़ी कमी, थोड़ा सुधार बाकी होता है। और जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो परफेक्ट बनने से ज्यादा अभ्यास में यकीन करते हैं। परफेक्ट एक भ्रम है, प्रोग्रेस एक शक्ति है। हर बार जब मन परफेक्शन की मांग करे, खुद से एक वाक्य कहो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। इसका मतलब है काम पूरा होना, चाहे थोड़ा अधूरा ही क्यों ना हो, उसे लाख गुना बेहतर है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। जब आप इम्परफेक्ट चीजों को अपनाना शुरू करते हैं, तब जीवन में गति आती है और सोच की जंजीरें टूटती हैं। हर बार जब आप ओवर थिंकिंग के चक्रव्यूह में फंसो, तो खुद को याद दिलाओ, मैं परफेक्ट नहीं, प्रसन्न और प्रगतिशील बनना चाहता हूं। 5वां, ध्यान, मेडिटेशन, सोच को देखने का अभ्यास। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब हम अपने विचारों को ही सच मान लेते हैं। वो जो मन में आता है, हम मान लेते हैं कि वो सही है, जरूरी है और उस पर कुछ करना चाहिए। लेकिन ध्यान सिखाता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। ध्यान, मेडिटेशन का मतलब है विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना। हर दिन सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करो, पीठ सीधी रखो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। शुरुआत में विचार आएंगे, कई विचार, पर तुम उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। बस आते जाते देखो, जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उनसे बड़े हो। तुम वो शांत साक्षी हो जो सब देख सकता है,
पर उसमें खोता नहीं। मेडिटेशन दिमाग को शांत करने का नहीं, उसे समझने का अभ्यास है। जैसे जैसे तुम ध्यान में गहराते हो, वैसे वैसे ओवरथिंकिंग का शोर धीमा होता जाता है, क्योंकि अब तुम विचारों से नहीं, विचारों के पार जीना सीख जाते हो। हर दिन 10 मिनट का ध्यान ओवरथिंकिंग को देखने और छोड़ने की सबसे शुद्ध कला है। 6 छोटे निर्णय तुरंत लो। ओवरथिंकिंग हमेशा बड़े फैसलों पर नहीं होती। कई बार ये छोटी छोटी चीजों में जड़ पकड़ती है। क्या पहनूं? लंच में क्या खाऊं? आज किससे बात करूं? रिप्लाई दूं या नहीं? ऐसे सवाल रोज हमारे समय और शांति को खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए एक साधारण पर शक्तिशाली नियम अपनाओ। 2 मिनट में जो फैसला किया जा सकता है, उसे तुरंत लो। छोटे निर्णय जितना जल्दी लोगे, उतना दिमाग खाली रहेगा, क्योंकि हर बार जब तुम सोचते हो क्या ये सही होगा या नहीं, तब तुम दिमाग में एक नई दौड़ शुरू कर देते हो और वही दौड़ ओवरथिंकिंग का रूप ले लेती है। छोटी बातों पर देर मत करो। ये आदत आपके मस्तिष्क को डिसाइसिव बनाती है और डिसाइसिवनेस ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज से एक प्रयोग शुरू करो। हर छोटे निर्णय पर टाइमर लगाओ। क्या पहनना है? 30 सेकंड। क्या खाना है? 1 मिनट। फोन करना है या नहीं? 2 मिनट। जैसे ही ये छोटे दरवाजे जल्दी बंद होंगे, दिमाग की खिड़कियां अपने आप खुल जाएंगी। 7 क्या ये 5 साल बाद भी मायने रखेगा? ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी खुराक होती है क्षणिक चिंता। अभी जो हो रहा है उसमें हम इतने खो जाते हैं कि वो पूरी जिंदगी का केंद्र बन जाता है। लेकिन एक सवाल इस पूरे मानसिक तूफान को रोक सकता है। क्या ये 5 साल बाद भी उतना ही जरूरी होगा? मान लो कोई तुम्हें बुरा कह गया, मान लो तुमसे कोई गलती हो गई, या फिर तुम्हारा कोई प्लान फेल हो गया। उस वक्त लगता है ये अंत है, लेकिन खुद से बस ये पूछो, क्या मैं इसे 5 साल बाद भी याद रखूंगा? 90% मामलों में जवाब होगा नहीं, क्योंकि समय हर दर्द को छोटा बना देता है, हर डर को हल्का कर देता है और हर गलती को सीख में बदल देता है। यह सवाल तुम्हें वर्तमान की कैद से बाहर लाता है। यह तुम्हें बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचने की शक्ति देता है। छोटी बातें छोटी ही रह जाती हैं जब आप उन्हें भविष्य के चश्मे से देखते हो। यह सवाल न केवल आपकी सोच को रोकता है, बल्कि आपको इमोशनल मैच्योरिटी भी सिखाता है। हर बार जब चिंता सताए, इस सवाल को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। क्या ये 5 साल बाद भी उतना ही जरूरी लगेगा? और देखो कैसे सोचों का तूफान एक शांत झील में बदल जाता है। 8 सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। इंस्टाग्राम की एक रील, किसी की वेकेशन फोटो या फिर किसी का ससेक्स पोस्ट, हर एक क्लिक में छुपा होता है एक कंपैरिजन, और वहीं से शुरू होती है ओवरथिंकिंग की अगली खेप। वो कितनी सुंदर दिखती है, उसकी जिंदगी कितनी सॉर्टेड है, मैं क्यों इतना पीछे हूं? सोशल मीडिया का ये खेल हमारे आत्मसम्मान से खेलता है। हम अपनी जिंदगी की रियल स्टोरी को दूसरों की हाईलाइट रील्स से कंपेयर करने लगते हैं। इस कंपैरिजन से मन बेचैन होता है, हम खुद पर शक करने लगते हैं, ओवरथिंकिंग गहराने लगती है। इसलिए जरूरी है एक डिजिटल अनुशासन। रोज एक निश्चित समय तय करो जब तुम अपना फोन रख दोगे। स्क्रीन से नहीं, जीवन से जुड़ोगे। अपनी एक दुनिया बनाओ जहां तुम खुद को बेहतर बनाते हो, ना कि दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम आंकते हो। सोशल मीडिया से दूरी कोई त्याग नहीं, बल्कि एक आत्मिक सफाई है, एक डिटॉक्स है जिसकी हमें रोज जरूरत है, क्योंकि असली कनेक्शन स्क्रीन में नहीं, सांसों और सच्चे अनुभवों में होता है। ओवरथिंकिंग वहीं मरती है जहां स्वीकृति जन्म लेती है। इसलिए अंत में यही कहेंगे, ओवरथिंकिंग को हराने के लिए किसी जादुई औजार की नहीं, बस थोड़े से अभ्यास, थोड़े से धैर्य और थोड़े से प्यार की जरूरत है खुद के लिए। याद रखो, आप अपने विचारों से बड़े हो, वो सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। आप वही हो जो भीतर शांत है, स्थिर है, मुक्त है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे शेयर करें और अपने कमेंट में बताएं इन 10 तरीकों में से सबसे असरदार आपको कौन सा लगा। आपका स्टोइक डायरी शांति, आत्मबल और स्पष्टता के साथ। हम फिर मिलेंगे।